कैसे हो सब लोग? हम भी अच्छे हैं, सर। ओके, ठीक है। सो आज हम लोग एक न्यू लेसन सीखने वाले हैं जिसका नाम है, जस्ट मिनट, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट मिनट। इलेक्ट्रिक करंट न्यू लेसन हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्क्रीन शेयर हो चुका है आपके साथ। 2 सेकेंड्स लगेंगे। दिख रहा है आपको मेरा स्क्रीन? यस सर, सर दिख रहा है। ओके। सो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने जो प्रीवियस चैप्टर सीखा था उसका नोट्स मैंने आपको, मतलब पिछला क्लास जो मेरा कैंसिल हुआ था उससे पहले मैंने आपको पीपीटी नोट्स शेयर किए थे जिसमें एस्केप वेलोसिटी तक हम लोगों ने सीखा था। वो नोट्स आपको सर, मिले हैं क्या? जी। सर जो नोट्स मिले ना वो पहले क्लास में मिले थे, इस क्लास में नहीं मिले। ओके, इस क्लास में नहीं मिले मतलब मैं कुछ समझा नहीं। न्यू ग्रुप बनाया ना मैम ने, तो हम्म। उसमें नहीं मिले। सेमी इंग्लिश का न्यू ग्रुप बनाया, उसमें नहीं मिले। वो पुराना वाला ग्रुप था ना, उसमें मिले। हाँ, मतलब आपके पास नोट्स है इस पिछले वाले लेसन जो हम लोगों ने लास्ट लेसन सीखा था, उसका नाम था ग्रेविटेशन। जी। उसके जो भी नोट्स थे मैंने ग्रुप में शेयर किए थे। बट जो भी आपका पहला ग्रुप था, आपका शायद से 2 ग्रुप हुआ, इंग्लिश मीडियम अलग और सेमी अलग, ठीक है? तो जो भी ग्रुप है उसमें आपको नोट्स मिले हैं, वही नोट्स आप नोट डाउन किए होना आपके नोटबुक में, करेक्ट? सर वो ग्रुप ना एग्जिट हो गया है, इसलिए ठीक है। नहीं है वो ग्रुप अभी। ओके, ठीक है, मैं फिर से रीशेयर करने के लिए बोलता हूँ मैम को, ठीक है? मैं नोट शेयर करता हूँ, वो न्यू ग्रुप में शेयर करेंगे, नो प्रॉब्लम। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोगों ने जो पिछला लेक्चर्स, मतलब पिछला टॉपिक सीखा था उसका नाम था ग्रेविटेशन, जो कि फिजिक्स का पार्ट 1 कहलाता है, जिसको हम लोग मैकेनिक्स में मेंशन करते हैं। अभी हम लोग फिजिक्स का एक सेकेंड लेसन देखने वाले, उसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट सीखने से पहले कुछ क्वेश्चंस मुझे आपसे पूछने हैं, जिसका आंसर आपको पता होता है तो आप हैंड रेस करोगे, और तब जब मैं आपको बोलूंगा तब आपको उसका आंसर देना है, करेक्ट? सो सबसे पहले सभी को क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट किस सिंबल से दिखाते हैं? इलेक्ट्रिक करंट किस सिंबल से दिखाते हैं? एनीवन? या इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये आपको पता है क्या? मेरा आवाज आपको सुनाई दे रहा है? यस सर, आ रहा है। सो इलेक्ट्रिक करंट कभी देखा है क्या आपने, और इसके बारे में कभी कुछ पढ़ा है क्या? अगर नहीं पढ़ा है तो नो प्रॉब्लम, आज हम लोग सीखेंगे। क्योंकि आपका बेसिक्स कितना स्ट्रांग है उस तरीके से हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सर पढ़ा है पर याद नहीं आ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम बेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक करंट इंडिकेट करते हैं, जो सिंबल है वो है कैपिटल आई। कैपिटल आई से इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, मतलब आइडेंटिफिकेशन, उसका जो इंडिकेशन किया जाता है वो कैपिटल आई से इंडिकेट किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट आपने 9th में भी सीखा है, 8th में भी सीखा है। इलेक्ट्रिक करंट आई से इंडिकेट करते हैं। ओहम्स लॉ के बारे में आपने पढ़ा होगा, ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। 8th स्टैंडर्ड में था ओहम्स लॉ, जस्ट एक छोटा सा, ये 9th स्टैंडर्ड में, 8 नहीं 9th स्टैंडर्ड में ओहम्स लॉ था। वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो करंट यानी कि कैपिटल आई से इंडिकेट करते हैं, वोल्टेज कैपिटल वी से इंडिकेट करते हैं।
और इस करंट का इफेक्ट क्या होता है ये आज हम लोग सीखेंगे। इसको मराठी में बोलते हैं विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स विद्युत धारा, इफेक्ट्स मीन परिणाम, विद्युत धारेचे परिणाम मीन्स इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। म्हणजे सगळ्यांना चॅप्टरचं मिनिंग आणि आज आपण काय शिकणार आहोत ते समजलंय का? ओके, व्हेरी गुड बेटा. द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ईश्वर ने आंसर दिया था आई थिंक. The continuous flow of electric charge, typically like an electron, through a conductive material like a wire. Okay, करेक्ट आंसर है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है. ये टॉपिक स्टार्ट तो कर चुके हैं हम लोग. सबको गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के बारे में पता है. व्हाट इज गुड कंडक्टर एंड व्हाट इज बैड कंडक्टर? व्हाट इज गुड कंडक्टर एंड व्हाट इज बैड कंडक्टर? सबसे पहले कंडक्टर क्या होता है ये पता है आपको? व्हाट इज कंडक्टर? अभी ये आंसर मुझे कोई मत देना कि सर हम लोग जो बस में ट्रैवल करते हैं वहां पे एक अंकल रहते हैं उसको कंडक्टर कहा जाता है, वो वाला नहीं. सर फैन में लगाते हो. फैन में लगाते हो कंडक्टर नहीं होता, वो कैपेसिटर होता है बेटा. वो कैपेसिटर होता है. फैन में जो व्हाइट कलर का या ब्लैक कलर का डिब्बी रहता है ना, वो कैपेसिटर रहता है, वो कंडक्टर नहीं रहता है. मैं अभी एग्जांपल बता सकता हूँ क्या गुड गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर के? यस हरिओम. गुड कंडक्टर के एक कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, गोल्ड एंड आयरन. ओके यस और बैड करेक्ट आंसर. कंडक्टर के रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास और एयर. ओके यस यस शंकर. सर मेरा भी आंसर वही था. ओके सर सो गुड सबसे लेट्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट follow easily, or bad conductor does not let electricity or heat flow easily. ओके ठीक है. तो अभी आपने जो भी आंसर बताया वो करेक्ट. हम लोग कंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, जो भी हो. फिर उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा. कंडक्टर मीन्स, कंडक्टर का मीनिंग होता है मराठी में वाहक, सुवाहक. जो एलिमेंट मतलब मूल द्रव्य, जो एलिमेंट और एनी पार्टिकल दैट अलाउस टू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू अ सब्सटेंस easily, allow the electricity or heat flow in that material, it's called as a good conductor. मतलब ऐसा कोई भी मटेरियल जो अपने बॉडी में से इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कर सकता है, फ्लो कर सकता है, उसे कहते हैं गुड कंडक्टर. मतलब ऐसे कौन से मटेरियल है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी हो या हीट हो जो फ्लो हो सकता है, ऐसे Silver. ऑब्जेक्ट. यस वो आपका आंसर करेक्ट है. मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ गुड कंडक्टर का. सिल्वर, वो आप मुझे एग्जांपल दे रहे हो, okay. सिल्वर, कॉपर, ये आपको पता है. इसीलिए मैंने सबसे पहले पूछा कि इलेक्ट्रिक करंट तो सीखना है मुझे, बट इलेक्ट्रिक करंट पहली बात किससे पास आउट होता है ये तो पता होना चाहिए. आपके बॉडी में से, मेरे बॉडी में से, सभी के बॉडी में से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है, बिकॉज आवर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी. ह्यूमन बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है. इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर रिपेयर करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पैरों में रबर शूज पहनते हैं, हाथों में रबर ग्लोव्स रहते हैं, बिकॉज रबर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर वो बैड कंडक्टर, इसीलिए हम लोग उसको यूज करके इजीली वो काम कर सकते हैं. ये सरियों, आपका कुछ क्वेश्चन है? डेफिनेशन बता सकता हो क्या? हाँ, मैं जब
कौन सा डेफिनेशन बताना चाहते हैं आप? गुड कंडक्टर। जी बताइए। A good conductor is a material that allow electricity or heat to pass through it easily. अभी इसका मतलब बताइए आप। सर ये जो है ना डिप्रेशन, वो मैंने लिखा हुआ था इसीलिए मैं बोला। हाँ नहीं तो आपने बोला वो सही है, बट इसका मतलब तो समझना चाहिए ना आपको। अगर ये आपको मतलब समझ में आया तो आप कभी भी किसी को भी ये पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो। सर मैं बताऊं क्या, आप मैं मुझे कोशिश आंसर, करती हूँ। हाँ जी बताइए। सर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है हम्म उसे ही गुड कंडक्टर कहते हैं। और बैड कंडक्टर किसे कहेंगे? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी उसे। हाँ, तो मैं आपको इसीलिए बता रहा, आप मुझे आंसर बता रहे हो, आपकी बुक्स में होता है, आप फाइंड आउट कर रहे हो, वो अच्छी बात है, बट आप उसको समझ के बताइए। या फिर मुझे ऐसा लगेगा आप आंसर दे रहे हो तो आपको सब समझ में आ रहा है, फिर हरिओम आपका हैंड रेस है, आपको कुछ क्वेश्चन नहीं है तो आप हैंड्स डाउन कर सकते हो। तो अब मुझे ऐसा लगेगा कि आपको सब आता है, और आपको सब आता है ऐसा मुझे एहसास होगा, और एग्जाम में आपके मार्क्स कम आ गए तो मुझे ऐसा लगेगा यार मैंने कुछ पढ़ाया वो आपको समझा नहीं, या कुछ फ्लक्चुएशन रह गया बीच इन बिटवीन। इसीलिए आप जो भी मुझे बता रहे हो, अगर मैं आपको उसका मतलब पूछ रहा हूँ तो आप उसको एक्सप्लेन करना सीखिए। मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ आपको, आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से माइंड में फिट हो जाए, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है। सो गुड कंडक्टर मीन्स दोज मटेरियल्स टू अलाउ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू देम। मतलब ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने बॉडी में से पास आउट कर सकते हैं, इसे हम लोग गुड कंडक्टर कहते हैं। दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन देयर बॉडी, इट्स कॉल्ड एज अ बैड कंडक्टर। ये दोनों का डेफिनेशन मैंने बताया। गुड कंडक्टर क्या होते हैं आपको पता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है। फिर आप मुझे एग्जांपल दोगे कि सभी मेटल्स जो रहते हैं वो गुड कंडक्टर्स है, जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। दीज आर द एग्जांपल फॉर गुड कंडक्टर। ह्यूमन बॉडीज, वाटर, salty water is a good example of good conductor। बट बैड कंडक्टर के एग्जांपल बोलेंगे तो फिर अभी मुझे आंसर हरिओम ने दिया था, उसने बोला सर वुड, ग्लास, रबर, दीज आर द एग्जांपल फॉर बैड कंडक्टर। अभी इसका इस टॉपिक से लेना देना है क्योंकि इसी में से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होता है। जो गुड कंडक्टर्स रहते हैं उसी में से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट होता है, और उसका कुछ इफेक्ट होता है, उसका कुछ इफेक्ट होगा। यही आज हमें इस टॉपिक में सीखना है। कुछ साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग को फिर से रिवाइज करना है कि ये इफेक्ट्स के थ्रू, मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट किसी गुड कंडक्टर से पास आउट होता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या परिणाम होते हैं, ये हमें आज सीखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। एनर्जी ट्रांसफर इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर होता है, मतलब ट्रांसफर होना यानी कि स्थानांतर होना। जैसे कि हमारे बॉडी में एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर होता है, हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, मुंह से खाते हैं खाना, वो अपने पेट में जाके डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन के बाद उसका कन्वर्जन ब्लड में होता है, एनर्जी में होता है, ठीक है। फिर उस एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं अपने वर्क करने के लिए, कुछ काम करने के लिए। वैसे ही एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरीके से होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे वर्ड लिखे हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट को बोला जाता है विद्युत परिपथ। एनर्जी ट्रान्सफर मतलब ऊर्जेचे स्थानांतरण। विद्युत परिपथामध्ये ऊर्जेचे स्थानांतरण मीन्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कैसे होती है, एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है, वो हम लोग देखेंगे। वो कॉन्सेप्ट रीड करने से बेटर आपके सामने एक पिक्चर है राइट साइड पे, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें मैं पेन से कुछ पॉइंट
इंडिकेट कर रहा हूं यहाँ पे, जस्ट मिनट। ये जो पॉइंट है ये क्या आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे मैंने स्क्वायर बॉक्स बनाया है, ये इसे हम कहते हैं सिंबल ऑफ बैटरी। सिंबल ऑफ बैटरी जो मैंने ग्रीन कलर का एक स्क्वायर बनाया है, वहां पे अपवर्ड साइड में प्लस साइन है, बॉटम साइड में नेगेटिव साइन है। ये जो सिंबल है, लार्ज लाइन देन स्मॉल लाइन, अगेन लार्ज लाइन एंड देन स्मॉल लाइन, दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी और इलेक्ट्रिक सोर्स। इलेक्ट्रिक सोर्स का जो एक साइन है, सिंबल है, वो इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। और ये जो सिंबल है कैपिटल आर जहां पे लिखा है, ये जो सिंबल है वो है रेजिस्टर का। ये सभी सिंबल्स हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में ड्रॉ किए हैं। आपको सिंबल ड्रॉ करने के लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन था एग्जाम में। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग सोचते हैं कि ये सिंबल जब एक साथ कनेक्ट होते हैं, मतलब ये सिंबल कनेक्ट करके हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट का डिजाइन फॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरीके से ज्वाइन किया जाता है ये बताया जाता है। यहां तक क्लियर है सब लोग को कि मैंने क्या बताया? ये जो सिंबल है प्लस और माइनस का, ये बैटरी का सिंबल है। जिगजैग लाइन वाला जो सिंबल है वो जो है रेजिस्टर का सिंबल है, रेजिस्टेंस का, और उसको कैपिटल आर से इंडिकेट किया जाता है। ये सभी सिंबल हम लोगों ने 8th 9th स्टैंडर्ड में कंप्लीट देखे हैं टेक्स्ट बुक में। अब इसको कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। इसको कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है, मींस यहां से बैटरी में से इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी के फॉर्म में, मतलब करंट के फॉर्म में बाहर निकलता है। इसीलिए आई के साथ एक एरो लिखा है। आई के साथ एक एरो है, मतलब क्या? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकला हुआ है इन द फॉर्म ऑफ करंट। करंट का फॉर्मूला है, करंट मीन्स आई, यानी कि मराठी में उसको बोलते हैं विद्युत धारा। करंट मीन्स विद्युत धारा। आई इज इक्वल टू फॉर्मूला है चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज अपॉन टाइम इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसीलिए ये आई यहां से बैटरी से पॉजिटिव करंट, पॉजिटिव साइड से एक अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे करंट निकला है। इसका मतलब वो क्यू के फॉर्मेट में करंट ट्रेवल कर रहा है। ये जो लोगो बनाया है स्क्वायर वाला, मतलब यहां से करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन रेजिस्टेंस से पास आउट होता है। रेजिस्टेंस से पास आउट होगा। ए इज द सिंबल ऑफ एमीटर। एमीटर क्या है? जैसे आपने वेट मशीन देखा है, वेट मशीन में हम लोग कोई भी सब्सटेंस डालते हैं तो उसका मास काउंट किया जाता है किलोग्राम में। जैसे मैंने कुछ वेट मशीन के ऊपर शुगर रख दिया, कुछ अमाउंट डाल दिया, तो वहां पे बॉटम लाइन में कितना शुगर का मास है वो हम लोग को आइडेंटिफाई होता है। वैसे करंट मेजर करने का एक डिवाइस है, उसे हम लोग कहते हैं एमीटर। तो सबसे पहले सर्किट कैसे फॉर्म होता है? बैटरी के साथ कुछ कंपोनेंट्स ज्वाइन किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कनेक्ट किया है रेजिस्टेंस और वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का सिंबल ये है। सबसे पहले डायग्राम आपको समझा है क्या? तब जाके जो आपके पॉइंट्स है वो मैं आपको सिखाऊंगा। डायग्राम सबको क्लियर है, समझ में आया है तो आप थम्स अप करो। अगर नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो हैंड रेस करके। सर जो प्लस माइनस का साइन है, आपने क्या क्या नाम बताया था? सिंगल से कुछ नाम बताया था ना? वो बैटरी का सिंबल है। बैटरी सिंबल? हाँ, सिंबल बॅटरीचं चिन्ह, विद्युत घटाचे चिन्ह। जसं आपल्याकडे सेल असतो छोटा, बॅटरीचा सेल जे रिमोट मध्ये वापरतो, बरोबर? ज्या साईडला नॉब असतो, एक छोटासा बबल असतो,
ती पॉझिटिव्ह साईड आणि जी साईड प्लेन असते सपाट असते ती निगेटिव्ह साईड. तसं बॅटरी जर जेव्हा आपण कनेक्ट करतो ना सर्किटमध्ये ते प्लस आणि मायनस सिम्बलने दाखवतात आणि त्याची जी पॉइंट्स आहे एक मोठी लाईन देन स्मॉलर लाईन म्हणजे लार्जर लाईन स्मॉलर लाईन लार्जर लाईन स्मॉलर लाईन असं पार्ट असतो. क्लिअर आहे सिम्बॉल ऑफ बॅटरी. सर 2 मिनिटं मी तो इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला लिहितोय. I इज इक्वल टू क्यू बाय टी तो नाही सर, तो P फॉर्म्युला इज इक्वल मी तुम्हाला पीपीटी शेअर करतो पुन्हा, तुम्ही लिहित बसू नका, पहिला ऐकून घ्या. ठीक आहे, ही पीपीटी तुम्हाला ग्रुपवर मिळते त्यावेळेस तुम्ही ते पॉइंट्स लिहून काढा. आता समजून घ्या. सो एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, एनर्जी सर्किट में किस तरीके से ट्रांसफर होता है ये समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को साइन का मीनिंग समझ में आना चाहिए. आई फॉर करंट, क्यू मीन्स चार्ज. चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोला जाता है, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोला जाता है. तो करंट यहां से जो निकला है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला है. जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा सर्किट में से गोल घूम के रेजिस्टेंस में जाएगा इन द फॉर्म ऑफ करंट. इन द फॉर्म ऑफ करंट मीन्स आई के फॉर्मेट में चार्ज निकला है जो सबसे पहले वायर में से कनेक्ट होके रेजिस्टेंस में जाएगा. रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट के वैल्यू को डिक्रीज करना. जैसे कि कोई एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको 2 एम्पियर करंट की जरूरत है. घर में जो एक डिवाइस लगा हुआ है मोबाइल मुझे चार्ज करना है, मोबाइल चार्ज करने के लिए 5 वोल्ट की जरूरत रहती है. कितने वोल्ट की जरूरत रहती है? 5 वोल्ट की. तो चार्जर के अंदर एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर अटैच किया जाता है. वो क्या करता है कि हमारे घर में जो वोल्टेज आता है वो आता है 230 वोल्ट या 220 वोल्ट. इतना ज्यादा वोल्ट तो मोबाइल को जरूरत नहीं है, उसको 5 वोल्ट पे चार्ज किया जाता है. इसीलिए वो जो 230 वोल्ट को डिक्रीज करने का काम रेजिस्टेंस करता है. रेजिस्टेंस का मीनिंग है इलेक्ट्रिसिटी को कम करके आगे भेजना. वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी है और जो मुझे इंस्ट्रूमेंट मैंने घर में यूज किया है इंस्ट्रूमेंट वो तो कम वोल्टेज पे चलने वाला है. तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अपने पास स्टोर करके रखेगा. जिस इंस्ट्रूमेंट को जितने वोल्टेज की जरूरत होती है, जितने करंट की जरूरत होती है, उतना ही करंट उस इंस्ट्रूमेंट को देगा. ये काम रेजिस्टेंस का है. इसीलिए इलेक्ट्रिक सर्किट में यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया हुआ है. अब हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं कि यहाँ पे लिखा है द इलेक्ट्रिक सेल इज द एनर्जी सोर्स ऑफ पुशिंग चार्ज क्यू थ्रू द सर्किट. सबसे पहले एनर्जी सर्किट में किस तरीके से ट्रांसफर होता है. पहली बात कि इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी जो ट्रांसफर होता है उसका मेन रीजन होता है इलेक्ट्रिक बैटरी या इलेक्ट्रिक सेल. द इलेक्ट्रिक सेल इज द एनर्जी सोर्स, एक एनर्जी सोर्स है टू पुशिंग अ चार्ज थ्रू द सर्किट. इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो बैटरी लगाया जाता है, जो प्लस और माइनस का सिंबल यहाँ पे दिया है, ये वाला बैटरी, इसको इलेक्ट्रिक सेल भी कहा जाता है. ये क्या करता है, पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्ज फैलाने की कंडीशन कौन करता है, फैलाने की ताकत कौन प्रोवाइड करता है, तो इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड करता है. इसके वजह से नेक्स्ट पॉइंट, वर्क इज डन व्हेन चार्ज flows from point A to point B. इसके वजह से ये जो चार्ज है Q चार्ज वो A पॉइंट से निकल के B पॉइंट तक आके पहुंच जाता है. यानी कि वर्क का डेफिनेशन क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मतलब चार्ज कहां से निकला हुआ है, A पॉइंट से निकला और B तक चला गया. तो वर्क इज डन व्हेन चार्ज फ्लोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. सो यहाँ पे चार्ज किसके फोर्स की वजह से आगे चला, तो वो फोर्स मतलब पोटेंशियल डिफरेंस. वो फोर्स मतलब पोटेंशियल डिफरेंस
पोटेंशियल डिफरेंस V लेटर से इंडिकेट किया जाता है। ये जो पॉइंट यहाँ पे है, ये इसका मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको वोल्टमीटर बोला जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं, नोट डाउन कर लो, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसे वोल्टमीटर कहते हैं, उसे वोल्टमीटर कहते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? VAB। इसी वजह से, ये फोर्स की वजह से चार्ज A से लेके B तक ट्रांसफर हो रहा है। सबसे पहले चार्ज को पुश कौन कर रहा है? तो बैटरी पुश कर रहा है। बैटरी ने पुश करके ये चार्ज कहाँ पे आया? A तक आया। यहाँ पे पोटेंशियल मतलब यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होने के बाद एनर्जी जहां पे लो होता है वहां उस जगह पे फ्लो होता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस A से लेके B तक चार्ज को फ्लो करता है, मतलब Q को फ्लो करता है A से लेके B तक, तब जाके यहाँ पे वर्क डन होता है। सो वर्क इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे फॉर्मूला मिला, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट AB इनटू चार्ज Q। सो थर्ड पॉइंट पे आता हूं, द इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच दिस एनर्जी इज ट्रांसफर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर यानी कि विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल मीन्स विद्युत, पावर मीन्स शक्ति, इज द रेट एट विच द एनर्जी ट्रान्सफर्ड। विद्युत शक्ती बदलण्याच्या दराला आपण काय बोलतो? ऊर्जेचं झालेलं स्थानांतरण। ट्रान्सफर्ड म्हणजे स्थानांतरण। विद्युत शक्ती बदलण्याच्या दराला आपण काय म्हणतो? इलेक्ट्रिक पॉवर मीन्स विद्युत शक्ती। म्हणजे ही जी एनर्जी ट्रान्सफर झाली A पासून B पर्यंत, त्याला बोलणार आपण एनर्जी ट्रान्सफर झाली। एनर्जी ट्रान्सफर जी होते त्याला इलेक्ट्रिक पॉवर असं म्हणतो। सो द रेजिस्टर ऍब्झॉर्ब, मग इथे रेजिस्टरचं काम काय होतं? द रेजिस्टरचं काम होतं, रेजिस्टर ऍब्झॉर्ब दिस एनर्जी and increase its temperature in the form of heat। मग या ठिकाणी जो रेजिस्टन्स लावला होता तो काय करतो की जी एनर्जी, जी इलेक्ट्रिसिटी जी ट्रान्सफर झाली होती आणि ज्या इन्स्ट्रुमेंटला ती एनर्जी पाहिजे, म्हणजे माझ्याकडे मोबाईल चार्जर लावलाय मी घरामध्ये, तो मोबाईल चार्जला व्होल्टेज किती लागतं? 5, आणि घरामध्ये जे सॉकेट असतं त्याच्यामधनं जी एनर्जी मिळते ती 240 किंवा 230 वोल्टची असते, बरोबर? मग 230 वोल्टची जर एनर्जी मी मोबाईलवर लावली तर मोबाईल ब्लास्ट होऊ शकतो। मग जर त्या चार्जर मध्ये रेजिस्टन्स असेल तर तो रेजिस्टन्स काय करतो? 230 जी एनर्जी आहे त्यातली फक्त 5% एनर्जी म्हणजे 5 वोल्टची एनर्जी मोबाईलला प्रोव्हाइड करतो आणि रिमेनिंग एनर्जी स्वतःकडे ऍब्झॉर्ब करतो। मग ती एनर्जी जेव्हा तो ऍब्झॉर्ब करत असतो त्यावेळेस त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज होतं। म्हणजे बघा, तुम्ही खूप वेळ जर चार्जर ठेवला असेल चार्ज करायला तर तुम्हाला काही वेळाने असं वाटतं की चार्जर खूप गरम झालाय, कारण की त्याच्यामध्ये असतो रेजिस्टन्स। तो ज्यावेळेस मोबाईल चार्ज करत असतो जास्त येणारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो ऍब्झॉर्ब करतो। मग तो ऍब्झॉर्ब केल्यामुळे त्याचं बॉडीमध्ये चेंजेस होतो, त्याची बॉडी काय होते? गरम होते। मग ती एनर्जी कशामध्ये कन्वर्ट होते? हीट एनर्जी मध्ये कन्वर्ट होते। समजलंय का? हे पाहिलंय का? तुम्ही ऑब्झर्व केलंय का? हो सर, समजले। ठीक आहे। मग इथे आपल्याला इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला शिकायचा आहे। पहिला आपण फॉर्म्युला शिकलो होतो, वर्क इज इक्वल टू, पहिला बेस फॉर्म्युला, वर्क इज इक्वल टू, इथे लिहिलेलं आहे इलेक्ट्रिकल वर्क W इज इक्वल टू पोटेन्शियल AB इंटू चार्ज Q। पोटेन्शियल AB इंटू चार्ज Q। मग हे वर्क कशामध्ये कन्वर्ट होतं? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पॉवर। मग इलेक्ट्रिक पॉवर मध्ये जेव्हा हे वर्क कन्वर्ट होतं त्यावेळेस पॉवर इज इक्वल टू VAB इंटू करंट, that means power is equal to voltage into current and the unit of power is watt. It is denoted by capital letter W and the conversion of 1 watt is
इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड. मीन्स पॉवरचे दोन फॉर्म्युले. फर्स्ट आपण वर्कचा फॉर्म्युला पाहिला. वर्क इज इक्वल टू VAB इंटू चार्ज. ठीक आहे, इंटू चार्ज. ठीक आहे, हा करेक्ट फॉर्म्युला आहे. आणि पॉवरचा फॉर्म्युला काय, तर पॉवर इज इक्वल टू फॉर्म्युला येतो, पॉवर इज इक्वल टू बेसिक फॉर्म्युला जो 9th मध्ये आपण कंप्लीट केलाय, W अपॉन टाइम. W अपॉन टाइम हा करेक्ट फॉर्म्युला. मग सर इकडे कसा हा VAB इंटू आय आला तो पण सांगतो. W अपॉन टाइम मीन्स T. सो W चा फॉर्म्युला VAB अपॉन T येणार. W मीन्स हा फॉर्म्युला येणार ना. वर्क इज इक्वल टू फॉर्म्युला काय आहे, VAB इंटू Q डिवाइड बाय टाइम. डिवाइड बाय टाइम. T. येस. आणि करंटचा फॉर्म्युला आहे करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम. करंटचा फॉर्म्युला काय पहिलाच लिहून दिला होता, चार्ज अपॉन टाइम. हा करंटचा फॉर्म्युला आहे. बरोबर. मग जर हे दोन्ही एकत्र आले, जसं करंट आणि चार्ज अपॉन टाइम, तर चार्ज अपॉन टाइम कशामध्ये कन्वर्ट होतो, आय मध्ये कन्वर्ट होतो. चार्ज अपॉन टाइम कशामध्ये कन्वर्ट होणार, इलेक्ट्रिक करंट मध्ये कन्वर्ट होणार. मग इलेक्ट्रिक करंट मध्ये जर तो कन्वर्ट झाला तर आपल्याला पॉवर इज इक्वल टू फॉर्म्युला काय मिळणार, VAB इंटू आय. आणि पॉवर इज इक्वल टू सेकंड फॉर्म्युला वर्क अपॉन टाइम. दोन्ही फॉर्म्युला सेमच आहेत. वर्क मध्ये फॉर्म्युला येतो VAB इंटू Q डिवाइड बाय टाइम. आणि त्यातला जो Q अपॉन T आहे त्याचा अर्थ असतो करंट. म्हणून हा फॉर्म्युला तयार झाला. समजलंय का. येस और नो, तुम्ही काहीच उत्तर देत नाही. ठीक आहे. सो युनिट ऑफ पॉवर इज वॅट. SI युनिट ऑफ पॉवर इज वॅट. मेन्शन करून घ्या, लक्षात ठेवा. नेक्स्ट स्लाइड वर जाऊया आपण. युनिट ऑफ पॉवर इज वॅट. सो 1 वॅट इज इक्वल टू, MCQ ला क्वेश्चन विचारला जातो, मल्टिपल चॉईस ला क्वेश्चन विचारला जातो हा. 1 वॅट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड. 1 जूल पर 1 सेकंड. MCQ ची फिलिंग द ब्लँक्स आपल्याला एक्झाम मध्ये हे विचारलं जातात. नेक्स्ट पुढे जायचं. सो टेक्स्टबुक जर तुमच्या समोर असेल तर टेक्स्टबुक जर तुम्ही ओपन केलं तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला पेज नंबर 48 काढलं सर्वांनी. पेज नंबर 48 समोरच आहे तुमच्यामध्ये. त्यामध्ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट आहे, सेम डायग्राम मी तुमच्या समोर प्रेझेंट केलेली आहे. आणि त्याच्यामध्ये P मीन्स इलेक्ट्रिक पॉवर. पेज नंबर 48 वर आपण हा फॉर्म्युला पाहिलेला आहे. पॉवर इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक पॉवर इज इक्वल टू एनर्जी पर युनिट टाइम. एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे VAB इंटू Q डिवाइड बाय टाइम. VAB अपॉन टाइम. त्याच्यामध्ये Q अपॉन टाइमचा मिनिंग होतो, Q अपॉन टाइम मीन्स करंट. सो आपण जो फॉर्म्युला पाहिलाय, पॉवर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू फॉर्म्युला पाहिला VAB इंटू आय. हा आपल्याला पुस्तकामध्ये दिलेला फॉर्म्युला आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट स्लाइड वर जातोय मी, पुढच्या स्लाइडवर. 48 पेज नंबर वर जे आन्सर दिलेले आहे, लास्ट पॉइंट, लास्ट. Thus the unit of electric power is 1 W. 1 W means 1 watt. इलेक्ट्रिक पॉवरचं युनिट काय आहे, सो वॅट. आपल्याला एक्झामला हे विचारलं जाईल फिलिंग द ब्लँक साठी, विसरायचं नाहीये, डोंट फॉरगेट. सेकंड पॉइंट आहे जूल्स लॉ ऑफ हिटिंग. 48 पेज नंबरचाच कॉन्सेप्ट शिकवतोय मी. मग त्याच्यामधनच आपल्याला जूल्सचा लॉ प्रेझेंट झालेला आहे. मीन्स वेन करंट फ्लोज, फ्लो म्हणजे वाहने,
करंट म्हणजे विद्युतधारा. जेव्हा विद्युतधारा रेजिस्टर मधनं, रेजिस्टरचा मिनिंग होतो विद्युत रोध, जो इलेक्ट्रिसिटीला वाहण्यापासून अडवतो. म्हणजे समजा तुम्ही जर जेवायचं नाही म्हटलं तर तुम्ही तोंड उघडणार का? तुमचं जेवायचं नसेल तर, तुम्हाला जेवणच करायचं नाही तर तुम्ही काय कराल? जेवणार. कोणी जरी फोर्स केला तरी तुम्ही तुमचं स्वतःचं तोंड उघडणार का? नाही. तसं रेजिस्टरचं काम काय? बरोबर. तसं रेजिस्टर काय करतो? इलेक्ट्रिसिटी जर फ्लो होत असेल, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी वाहत असेल, तर त्याला अडवायचं काम करतो. रोध म्हणजे अडवणं. वेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए रेजिस्टर, the electrical energy is converted entirely into the heat energy. जूल्स लॉचं फर्स्ट स्टेटमेंट आहे की जर आपण एका वायर मध्ये रेजिस्टर अटॅच केला, रेजिस्टर आर ने दाखवतो आपण, तर तो काय करतो? वायर मधनं जी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती त्याला काय करतो? अडवतो. पण जेव्हा तो अडवतो त्या इलेक्ट्रिसिटीला, तेव्हा त्याचं टेम्परेचर काय होतं? इन्क्रीज व्हायला लागतं. कारण की त्यांनी काय केले? त्या इलेक्ट्रिक एनर्जीला केले अपोज केलेलं आहे, स्टॉप करून ठेवलेलं आहे. आणि त्याच्या पुढे जे तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट लावलेलं आहे, म्हणजे तुमचा टीव्ही असेल, तुमचा मोबाईल असेल, त्याला जितकी एनर्जी लागते तेवढीच एनर्जी रेजिस्टर पुढे पाठवतो. मग एक्स्ट्रा अमाऊंट असलेली एनर्जी तो स्वतःकडे ठेवतो. मग ती स्वतःकडे जेव्हा तो ठेवतो तेव्हा ती एनर्जी कन्वर्ट होते हीट मध्ये. तेव्हा ती एनर्जी कशामध्ये कन्वर्ट होते? हीट मध्ये. म्हणून जूल्सचा जो लॉ आहे, विद्युत धारेचा औष्णिक परिणाम, म्हणजे आपल्या टॉपिकचं नाव आहे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. म्हणजे तो जो इफेक्ट आहे तो कशामध्ये कन्वर्ट झाला? हीट एनर्जी मध्ये कन्वर्ट झाला. म्हणजे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एखादा रेजिस्टन्स जर अपोज करून ठेवत असेल तर त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं? हीट मध्ये कन्वर्ट होतं. ठीक आहे. सो नेक्स्ट, द टोटल हीट जनरेटेड डिपेंड्स ऑन 3 फॅक्टर. म्हणजे जी तयार होणारी हीट आहे ती 3 गोष्टींवर डिपेंड करते. त्यातले 3 मूलभूत फॅक्टर घटक कोणकोणते? तर करंट आय, रेजिस्टन्स आर अँड टाइम टी. म्हणजे ती एनर्जी हीट मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी 3 पार्ट महत्वाचे. एक तर त्या वायर मधनं करंट पास आउट झाला पाहिजे, म्हणजे आय. त्या वायर मध्ये फ्लो होणारा करंट थांबला पाहिजेत, म्हणजे रेजिस्टन्स. आणि यासाठी काहीतरी वेळ लागेल, म्हणून टाइम. द टोटल हीट जी जनरेट होते जेव्हा इलेक्ट्रिसिटी एखाद्या वायर मधनं पास आउट होत असते, तेव्हा ती हीट एनर्जी बाहेर पडते. ह्यासाठी 3 गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत. एक करंट, त्या वायर मधनं फ्लो होणारा करंट. दुसरा त्या वायर मध्ये असलेला रेजिस्टन्स. आणि तिसरा त्यासाठी लागलेला टाइम. या 3 पॅरामीटर्सवर ती हीट जनरेट होते. जेव्हा एखाद्या इन्स्ट्रुमेंट मधनं, वायर मधनं इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होते तेव्हा ती वायर काही काळासाठी गरम होते. सो इफ करंट फ्लोज कंटिन्युअसली, द हीट प्रोड्युस्ड इज कॅल्क्युलेटेड बाय जूल्स लॉ. मग जर अशा वेळेस त्या वायर मधनं सातत्याने, कंटिन्युअस म्हणजे सातत्य, करंट फ्लो होतोय, करंट फ्लो होणे म्हणजे विद्युत धारा वाहत असेल सातत्याने, तर या कंडिशनला उष्णता तयार होते. प्रोड्यूस होते म्हणजे तयार होणे. हीट म्हणजे उष्णता, ती तयार होते. जी की कोणी कॅल्क्युलेट केली होती? तर जूल नावाच्या सायंटिस्टने कॅल्क्युलेट केली होती. आणि त्यांनी लोकांना एक फॉर्म्युला दिला की जर एखाद्या वायर मधनं जर करंट पास आउट केला, करंट मीन्स विद्युत धारा, जर विद्युत धारा पास आउट केली, वायर म्हणजे तार, एखाद्या तारेमधनं जर तुम्ही विद्युत धारा पास आउट केली तर ती तार काय करते? काही अमाऊंट मध्ये करंट पास होऊन देत नाही. पास होऊन देत नाही म्हणजे काय? स्वतः सगळा करंट देते ती, करंट तर पास आउट करते ती पूर्ण, पण थोडासा करंट स्वतःकडे अडवून ठेवते. अडवून ठेवते म्हणजे रेजिस्ट करून ठेवते, अडवून ठेवते, स्वतःमध्ये साठवून ठेवते काही काळासाठी. मग जेव्हा ती स्वतःमध्ये तो करंट काही काळासाठी स्टोअर करून ठेवत असते तेव्हा त्याच्यातनं हीट बाहेर पडते. मग हीटचा फॉर्म्युला आहे, हीट मीन्स कॅपिटल H इज इक्वल टू पॉवर इंटू टाइम. आणि पॉवरचा आता आपण फॉर्म्युला पाहिला होता प्रिव्हियस स्लाइड मध्ये. पॉवर इज इक्वल टू VAB इंटू I.
सो VAB इंटू आय आपला आहे तसा आपण मेन्शन केला, पॉवरला कन्वर्ट केलं. हा पॉइंट चाललेला आहे माझा. स्क्रीनवर तुम्हाला दिसतंय का हा पॉइंट? मी ह्या पॉइंट बद्दल बोलतोय. पॉवर इंटू टाइम हो सर, अँड VAB इंटू आय मल्टिप्लाय बाय टी. आणि ह्या इक्वेशनला तुम्हाला कन्वर्ट करायचंय जूल्स लॉ मध्ये. सो H इज इक्वल टू I स्क्वेअर इंटू R इंटू टाइम आणि V इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ. ओहम्स लॉचा एक फॉर्म्युला आहे, V इज इक्वल टू IR. V इज इक्वल टू फॉर्म्युला आहे IR. आणि हा V इज इक्वल टू IR ओहम्स लॉचा फॉर्म्युला जर आपण या ठिकाणी ह्या ज्या VAB च्या ठिकाणी जर आपण हा फॉर्म्युला यूज केला तर या इक्वेशन मधला एक आय आणि ह्या इक्वेशन मधला एक आय, आय इंटू आय स्क्वेअर झाला, मग रेझिस्टन्स आला आणि टाइम ऍज इट इज आला. सो करेक्ट फॉर्म्युला जो आपल्याला जूलने दिलेला आहे हीट फाइंड आउट करण्याचा तो असा आहे, H इज इक्वल टू I स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय R मल्टिप्लाइड बाय टाइम. दिस इज द फॉर्म्युला गिवन बाय अ सायंटिस्ट, दॅट नेम इज जूल्स. म्हणून हा जो स्टेटमेंट आहे त्याला आपण जूल्स लॉ म्हणून प्रेझेंट करतो. आणि आपल्याला MCQ मध्ये क्वेश्चन विचारला जातो मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये की हीट म्हणजे H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द करंट. हीट कशाशी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे, कशावर आधारित आहे, कशाशी समानुपाती आहे, तर करंटच्या स्क्वेअरशी समानुपाती आहे. समानुपाती म्हणजे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इथपर्यंत काही नाही समजलं तर ते मला विचारा आणि आज आपण काय शिकलोय ते पण मला एक्सप्लेन करा. इंग्लिश, हिंदी, मराठी. पहिले इंग्लिश मध्ये सांगा, चुकलं तरी चालेल, आणि मग मला तो कॉन्सेप्ट तुम्हाला एक्सप्लेन करायचा असेल तर तुम्ही मराठीत एक्सप्लेन करा. पण मला इंग्लिश हवंय तुमच्याकडून. मी तुम्हाला एक्सप्लेन करताना इंग्लिश, हिंदी, मराठी मिक्स करून सांगतो. सर तो शेवटचा पॉइंट येतो एकदा रिपीट करा ना प्लीज. कुठला? सर कोणता त्या शेवटचा बॉक्स मध्ये शेवटे लिहिलेलं आहे ना ते मला समजत नाही is- की बॉक्स आले. Heat is directly proportional to the square of the current. बरोबर, तो पॉइंट नाही कळला ना? का पूर्ण फॉर्म्युला पासून नाही नाही, कळलं? नाही मग? सर, तिकडचा आणि या शेजारचा बॉक्स आहे ना त्याच्या शेवटी तुम्ही पॉइंट लिहिलेला आहे बघा, एक सगळ्यात शेवटचा. हा वाला अंडरलाईन केलाय तो? नाही सर, येलो बॉक्स मधला नाही, तो बिना कलरचा बॉक्स आहे ना तिच्यातला. इफ द करंट फ्लोज कंटिन्युअसली, तो लास्ट पॉइंट का सगळे तिन्हीच्या तिन्ही पॉइंट? नाही सर, तो लास्ट पॉइंट. इफ, जर, इफ या शब्दाचा अर्थ होतो जर, करंट या शब्दाचा अर्थ होतो विद्युत धारा. ठीक आहे. जर फ्लो म्हणजे वाहने आणि कंटिन्युअस या शब्दाचा अर्थ होतो सातत्य. जर एखाद्या वायर मधनं सातत्याने करंट फ्लो होत असेल म्हणजे विद्युत धारा फ्लो होत असेल तर त्यावेळेस त्या वायर मध्ये हीट, हीट म्हणजे उष्णता तयार होते. जे कोणी कॅल्क्युलेट केलं, जे कोणी मोजली, तर त्या सायंटिस्टचं नाव होतं जूल्स. त्या सायंटिस्टचं नाव होतं जूल्स. आणि त्यामुळे एक नियम त्यांनी स्पष्ट केला, त्याला आपण बोलतो जूल्स लॉ. कळालं का अर्थ? जर एखाद्या वायर मधनं सातत्याने करंट फ्लो होत असेल तर त्या वायर मध्ये हीट म्हणजे उष्णता तयार होते. हे सांगणारा जो सायंटिस्ट होता त्याचं नाव आहे जूल. आणि हे जे आपल्याला सांगितलं जूलने, त्यामुळे जूलचा नियम तयार झाला. त्याला आपण जूल्स लॉ ऑफ हिटिंग असं बोलतो. आपल्या टॉपिकचं नाव काय होतं? जूल्स लॉ ऑफ हिटिंग. मग जूल्सचा पहिला पॉइंट काय सांगितलं की त्याने एक प्रयोग केला. त्यांनी काय प्रयोग केला? त्यांनी काय केलं, एखाद्या वायर मधनं करंट पास आउट केला. करंट मीन्स आय. आईला मराठीमध्ये बोलतो विद्युत धारा. एखाद्या विजेच्या तारेमधनं त्यांनी विद्युत धारा प्रवाहित केली. प्रवाहित करणं म्हणजे फ्लो करणं. तर त्या वायर मध्ये स्वतःचा रेझिस्टर असतो. तो रेझिस्टर काय करतो? त्या करंटला
काही अमाऊंट मध्ये स्वतःकडे ठेवून घेतो. मग जेव्हा तो स्वतःमध्ये अडकून ठेवतो, त्या करंट तो देतो सगळ्या जे काही इन्स्ट्रुमेंट लावला असेल तुम्ही, ट्यूबलाईट लावलंय, टीव्ही लावलंय, त्या इन्स्ट्रुमेंटला तो करंट प्रोव्हाइड करतो, त्यामुळे ते इलेक्ट्रिक डिव्हाइस चालू होतात. पण अशा कंडिशन मध्ये तो स्वतःकडे काही अमाऊंट मध्ये ती इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोअर करून ठेवतो. मग जेव्हा ती एनर्जी स्टोअर करून ठेवतो तेव्हा ती एनर्जी हीट एनर्जी मध्ये कन्वर्ट होते. म्हणजे इलेक्ट्रिक एनर्जी जेव्हा तो स्वतःकडे ठेवतो, म्हणजे समजा फॉर एक्झाम्पल सांगतो, मला कोणीतरी धान्याचं पीठ दिलं, मी हा कॉन्सेप्ट समजवण्यासाठी उदाहरण देतोय तुम्हाला. कोणीतरी मला 5 किलो धान्याचं पीठ दिलं, ठीक आहे, आणि मला ते कुणाला द्यायचंय, कल्याणीला द्यायचंय, ठीक आहे. मला सांगितलं की 5 किलो पीठ आहे, त्यातलं 4 किलो पीठ तू कल्याणीला दे. मी 4 किलो पीठ कल्याणीला दिलं. मग 1 किलो पीठ काय केलं, मी माझ्याजवळच ठेवलं, ठीक आहे. माझ्याजवळ ठेवलं तर मी त्याला कन्वर्ट केलं की सरांकडे पीठ आहे, म्हणजे जे बोलतो ना आपण फ्लोअर आहे, ते फ्लोअर मी कन्वर्ट कशामध्ये केलं, चपातीमध्ये करून ठेवलं, ठीक आहे. ते 1 किलो पीठची मी चपाती बनवून ठेवली. तसं वायर मधने जर करंट पास आउट होत असेल आणि एखाद्या इन्स्ट्रुमेंटला म्हणजे एखाद्या डिव्हाइसला 5 मधली फक्त 4 युनिट एनर्जी लागते, बरोबर. मग 4 युनिट तर त्याने त्या डिव्हाइसला दिलं, मग 1 युनिट ती वायर काय करते, स्वतःकडे ठेवून घेते. पण ती ठेवली, ती एनर्जी त्यांनी स्वतःकडे ठेवली, तर ती कशामध्ये कन्वर्ट होऊन जाते, हीट एनर्जी मध्ये कन्वर्ट होऊन जाते. हे आयडेंटिफाय करणारा, हे शोधणारा जो होता ना, तो होता जूल्स. याचा शोध घेणारा कोण होता व्यक्ती, जूल नावाचा सायंटिस्ट होता. हे त्याने जूलने सगळ्या लोकांना दाखवून दिलं की एखाद्या वायरमध्ये जर तुम्ही विद्युत धारा प्रवाहित केली तर त्या वायर मधला जो रेजिस्टर आहे तो काही अमाऊंट मध्ये स्वतःकडे इलेक्ट्रिक करंटला स्टोअर थांबवून ठेवतो, अडवून ठेवतो. पण जर त्यांनी ती इलेक्ट्रिक एनर्जी स्वतःकडे अडवून ठेवली तर ती इलेक्ट्रिक एनर्जी कशामध्ये रूपांतरित होते, कन्वर्ट होते. म्हणजे कशामध्ये रूपांतरित होते, उष्णतेच्या ऊर्जेमध्ये रूपांतरित होते. एनर्जी म्हणजे ऊर्जा, हीट म्हणजे उष्णता, उष्णतेमध्ये रूपांतरित होते. हे त्यांनी पहिल्या पॉइंट मध्ये सांगितलं. पण हे घडत असताना 3 गोष्टी असणं गरजेचं आहे. वायर मधनं करंट पास आउट होणं म्हणजे आय असणं गरजेचं आहे, आणि त्या वायर मध्ये करंटला रोखण्याची क्षमता असणं म्हणजे रेझिस्टन्स असणं गरजेचं आहे. आणि ह्यासाठी काहीतरी वेळ लागतो. वेळ म्हणजे टाइम. म्हणजे जेव्हा एखाद्या वायर मध्ये हीट बनते ना, ती वायर गरम होते, याचा अर्थ काय आहे की त्या वायर मधनं करंट पण जातोय आणि त्यासाठी काहीतरी वेळ लागणार, आणि ती वायर स्वतःकडे जे इन्स्ट्रुमेंट आहे त्याला एनर्जी देणार आणि राहिलेली एनर्जी स्वतःकडे ठेवणार. तेव्हा ती एनर्जी कशामध्ये कन्वर्ट होणार आहे, हीट मध्ये कन्वर्ट होणार आहे. हा दुसरा पॉइंट आहे जो इंग्लिश मध्ये सांगितलाय. द टोटल हीट इज जनरेटेड डिपेंड्स ऑन 3 फॅक्टर. 3 घटकांवर आधारित आहे. ही जी उष्णता तयार होते ना, ती 3 मूलभूत गोष्टींवर तयार होते. देर इज वन करंट, सेकंड वन इज रेझिस्टन्स अँड थर्ड वन इज टाइम. पण ही घटना घडते ती लगेच नाही होत. इफ करंट, जर करंट फ्लो होतोय सातत्याने त्या तारेमधनं खूप वेळ पर्यंत तो करंट फ्लो झाला पाहिजे, म्हणजे प्रवाहित झाला, तर ती हीट एनर्जी प्रोड्यूस होईल. आणि मग ती हीट एनर्जी आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो या फॉर्म्युल्याने. मग तो फॉर्म्युला पण आपल्याला जूलने लिहून दिला. समजलंय का आता, का अजूनही नाही समजलं? मी पूर्ण टॉपिक अजून सोप्या शब्दांमध्ये सांगितलं. समजलं सर आता. थँक्यू. नक्की, ठीक आहे. आता पुढे सांगितलंय की बोर्ड एक्झाम टिप, कारण की हा क्वेश्चन एमसीक्यू ला विचारला जातो. तर एमसीक्यू मध्ये काय विचारलं जाणार, हीट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल, एवढंच दिलं जाणार. हीट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू, आणि ऑप्शन असणार आय, दुसरा ऑप्शन असणार स्क्वेअर रूट ऑफ आय, स्क्वेअर रूट मध्ये आय असणार. तिसरा ऑप्शन असणार, हा पहिला ऑप्शन, दुसरा ऑप्शन, तिसरा ऑप्शन असणार आय स्क्वेअर. काय विचारलंय, एच म्हणजे हीट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू,
डायरेक्टली मीन्स अल्फाचं सिम्बॉल. H is directly proportional to I square root of I or I square. फॉर्म्युला मध्ये काय आहे? H इज इक्वल टू काय लिहिलेलं आहे? दुसरा फॉर्म्युला H स्क्वेअर. H इज इक्वल टू I स्क्वेअर मल्टिप्लाय बाय मल्टिप्लाय R आर मल्टिप्लाय बाय T. मल्टिप्लाय मग यातला कोणता ऑप्शन करेक्ट आहे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? फर्स्ट थर्ड सर थर्ड. थर्ड. आय स्क्वेअर आहे ना फॉर्म्युला मध्ये. मग बोर्ड एक्झाम टिप मध्ये आपल्याला हे सेंटेन्स देणार, हीट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू, आणि आपल्याला ऑप्शन असे देणार 3. मग तुम्हाला करेक्ट ऑप्शन कुठला निवडायचा आहे? फर्स्ट, सेकंड का थर्ड? थर्ड निवडायचं आहे ना. फॉर्म्युलामध्ये H इज इक्वल टू आय स्क्वेअर आहे ना, म्हणून तिथं लिहिलेलं आहे हीट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ द करंट. करंट आपण आय लेटरने दाखवतो, बरोबर, पण त्याचा काय सांगितलंय? स्क्वेअर. स्क्वेअर सांगितलेला आहे, म्हणून इथे आन्सर मध्ये आलंय स्क्वेअर ऑफ द करंट. ही फिलिंग द ब्लँक्स असणार आहे. येस, समजलं सर आता. ठीक आहे, ठीक आहे. येस, आता इथपर्यंत आपण थांबूया. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये याच्यावरचे क्वेश्चन्स आपण पुढे पाहूया. ठीक आहे, इथपर्यंत आपण थांबूया. थँक्यू. ओके सर, थँक्यू. Thank you, sir. येस मॅम, तुम्हाला काय बोलायचं का? प्रेरणा मॅम, संगीता मॅम, तुम्ही म्यूट वर आहात. हँड रेज केला आपण. ठीक आहे, बाय. Bye, sir.